नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का पाठ 12 जिसका नाम है विद्युत, इसका 4th पार्ट पढ़ेंगे। लंबा चैप्टर था, थोड़ा तो पार्टों में डिफाइन कर लिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन के निकाय का संयोजन। इसमें जो प्रतिरोध पढ़ेंगे वो दो पढ़ेंगे, एक तो हम समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का अंतर देखना है। जो श्रेणी क्रम रहेगा उसमें धारा कॉमन रहेगी, समांतर क्रम रहेगा उसमें विभवांतर कॉमन रहेगा। ये चीज अगर आपने ठीक से पकड़ ली तो आप समझ लीजिए आपका डेरिवेशन पूरा हो जाता है। तो पहले पढ़ेंगे हम श्रेणी क्रम। एक सर्किट बना लेंगे हम। ये सर्किट है, इसमें 3 प्रतिरोध जोड़ लिए मैंने। R1, R2, R3। इसका विभवांतर V1, इसका V1, इसका V2, इसका V3। ये I माइनस ये प्लस ही हो गई आपकी बैटरी। जो सिरे हैं, पहला सिरा दूसरे से, दूसरा सिरा तीसरे से और तीसरा सिरा यहां आकर आपका मिल जाता, मतलब आपस में क्या है, ये जुड़े हुए हैं। इनमें सब में क्या है, जो धारा है वो कॉमन है। धारा क्या है, कॉमन। 3 चीजें आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। क्या क्या, विभवांतर, धारा और प्रतिरोध। विभवांतर, धारा और प्रतिरोध जो आपको दिखाई दे रहा है, माना परिपथ में प्रतिरोध R1, R2, R3 हो तथा विभवांतर V1, V2 और V3 हो तो ओम्स लॉ के अनुसार जो आपका रहेगा, धारा समय कॉमन है तो V1 बराबर रहेगा I R1, V2 बराबर रहेगा I R2, V3 बराबर रहेगा I R3। ये जो कुल है, कुल विभवांतर अगर आप निकालते हैं तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां जो V1, V2, V3 के मान है वो लगा दीजिए। R1, R2, I R3। देखो हमारा हो जाता है V बराबर I R1, I R2 और I R3। इन सब में I कॉमन है। और वी नो दैट, हम जानते हैं B बराबर होता है IR। ठीक, तो इस B की जगह आप IR लगा देंगे। I से I कैंसिल, यह हुआ आपका श्रेणी क्रम।
अब देखेंगे समांतर क्रम। देखेंगे समांतर क्रम। देखो हमने श्रेणी क्रम में क्या पढ़ा था कि धारा समय क्या थी, इक्वल थी, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम, समांतर क्रम में धारा इक्वल नहीं रहेगी, विभवांतर इक्वल रहेगा, धारा सब पोर्शन के अलग अलग रहेगी और प्रतिरोध तो सब अलग अलग रहेगा ही। सर्किट ड्रॉ करेंगे। वीडियो चल रही है क्या? यहां लगा देंगे आप बैटरी, माइनस प्लस से लगा दिया आपने, ठीक। ये सभी परिपथ में धारा आपकी I1, I2, I3, R1, R2, R3, ये A हो जाता है आपका, ये B हो जाता है आपका, ठीक। ये आपका परिपथ हो जाता है तैयार। इसका जो पूरा सर्किट का जो रहेगा विभवांतर वो इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, विभवांतर इसमें पूरा इक्वल रहना है आपका, और सब कुछ धारा सबकी अलग अलग रहेगी। पहले वाले में क्या था, आपकी धारा इक्वल थी और विभवांतर अलग अलग था। तो मान लीजिए प्रतिरोध R1, R2, R3, धारा I1, I2 और I3, तब ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से क्या था आपका, B बराबर क्या पढ़ा था आपने, IR। और आप देखें कि अगर ये I बाहर निकाल लें तो अब क्या हो जाएगा, I बराबर B अपॉन R, B अपॉन R। विभवांतर सबका क्या रहेगा, इक्वल। तो I1 का मान B अपॉन R1, I2 बराबर B अपॉन R2, I3 बराबर B अपॉन R3। इन तीनों को आप एक साथ जोड़ दें, क्या हो जाएगा, ये I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I बराबर I1 का मान है B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। वी नो दैट I बराबर क्या है, B अपॉन R, तो इस I की जगह B अपॉन R लगा देंगे। B अपॉन R बराबर B अपॉन, यहां से आप क्या करें, पहले B को कॉमन ले लें। जब B को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, नहीं तो एक लाइन और बढ़ानी पड़ती है हमारे लिए। इस B से ये वाला B कैंसिल हो जाता है, तो ये बचता है 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया आपका प्रूफ। अब देखेंगे नेक्स्ट बिंदु, तो एक एग्जांपल करते हैं। एक प्रतिरोध में 20 वोल्ट, एक प्रतिरोध में 20 वोल्ट, यानी कि विभवांतर कितना दे रखा है, B बराबर 20 वोल्ट पर 4 एम्पियर की धारा, यानी कि धारा एम्पियर की धारा बह रही है, उसका प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि आपको R बराबर निकालना है। एक ही फॉर्मूला है,
ओम्स लॉ से क्या है, B बराबर आई आर, आपको निकालना क्या है R, आपको निकालना क्या है बेटे R। जब R को आप बाहर निकालेंगे, या तो इसको निकाल लो या इसको निकाल लो, ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो R बराबर B अपॉन आई। तो R बराबर B का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 20, I का मान दे रखा है 4 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाता है आपका R बराबर 5 ओम। साइन बना दीजिए ओम का। देखेंगे अब अगला, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? देखो मोस्टली आप अपनी लाइफ में इसका यूज करते हैं। आपने देखा है मतलब जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब उसमें करंट दिया जाता है, प्रेस है, हीटर है, बल्ब है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि करंट कभी कार्य करना बंद नहीं करता, उसके इलेक्ट्रॉन कार्य करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने पथ से हट जाते हैं और परिपथ में जब वो घूमते नहीं तो करंट आपको लगता है कि लाइट नहीं आ रही, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगते हैं। जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तो वो परमाणुओं से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो उस परिपथ की जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसका तापीय प्रभाव बढ़ जाता है। तापीय प्रभाव बढ़ जाता है, इसके कारण वो गर्म हो जाता है। प्रेस है, हीटर है और बल्ब है, गीजर है, ये सारी चीज़ें तुमने देखा हो, जैसे करंट गया तो एकदम से गर्म नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म होते हैं। उनका तापीय प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे तापीय प्रभाव बढ़ जाता है तो वो हीटिंग पावर को पकड़ लेते हैं, गर्म हो जाते हैं, और आप जिस इंस्ट्रूमेंट में जिस उद्देश्य के लिए आप अपना कार्य कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका पूर्ण हो जाता है। इसके बाद देखो इसी में ही दूसरा बिंदु एक और है, आपका है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या है? ऊर्जा और कार्य, यानी कि एनर्जी और वर्क, ये दोनों एक ही बात है, दोनों का मात्रक भी एक ही है। आपने एक फॉर्मूला विभवांतर का पढ़ रखा है, वी नो दैट B बराबर आपने पढ़ा था W अपॉन क्यू। अब अगर आप मान लें कि W आपको निकालना है, क्या निकालना है W, तो W बराबर क्या हो जाएगा BQ, और हम जानते हैं पहले से ही कि Q बराबर क्या होता है IT। Q बराबर क्या होता है IT, तो इस Q की जगह ये IT अगर हम लगा दें तो W बराबर B IT हो जाएगा जी। और हम एक बात और जानते हैं, ओम के नियम के अनुसार, ओम्स लॉ से B बराबर क्या था IR, क्या था B बराबर IR। जब B बराबर IR था तो W बराबर BIT में B का मान IR अगर आप लगा दें तो क्या हो जाएगा जी I इंटू आई आर टी। तो ये I और I मल्टीप्लाई हम करते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। एक बात हो गई है। अगर आप मान लें इसमें ही आप ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, यहां ऐसे ना होकर ऐसे हो कि B बराबर IR ना होकर I बराबर B अपॉन R हो, I बराबर B अपॉन R हो। I का मान लगा लें, I बाहर निकाल लें हम, तो इसके लिए हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा W बराबर B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर R T। इस R से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो W बराबर क्या बचेगा B स्क्वायर अपॉन R और T। ये है आपकी विद्युत ऊर्जा। मतलब विद्युत ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, मतलब क्या कहते हैं, किसी भी कार्य को करने की एक क्षमता है। विद्युत ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका परिवर्तन अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में हम आसानी से कर सकते हैं। किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
एकांक आवेश को भेजना ही आपकी ऊर्जा है, आपका कार्य है। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला सिद्ध करना है, मान लीजिए आपको विभवांतर निकालना है तो W/Q रहेगा, कार्य निकालना है तो B/Q रहेगा, आवेश निकालना है तो I/IT रहेगा। और जब आपको विभवांतर दे रखा हो, धारा दे रखी हो, समय दे रखा हो तो आप B = IT लगाएंगे। जब आपके लिए प्रतिरोध भी दे रखा हो और समय भी दे रखा हो तो आप ये लगाएंगे, और जब आपके लिए समय दे रखा हो, प्रतिरोध दे रखा हो तो आप ये लगाएंगे कार्य के लिए। ये आपके 4 फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बने हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। देखो बच्चे, हमारा अगला टॉपिक है विद्युत बल्ब। अब विद्युत बल्ब में आप 2 चीजें और भी पढ़ते हैं, विद्युत ऊष्मक, इलेक्ट्रॉनिक जो हीटर होता है, आपकी प्रेस होती है, ये सब इसी तरह कार्य करते हैं। 3 बिंदु हैं इसमें, एक बिंदु में आपको ये मोस्टली, ये बहुत मोस्ट है, ये आप मैं बता रहा हूँ, और वो दोनों इसके जैसे ही हैं। क्या है विद्युत बल्ब? ये विद्युत बल्ब की शेप बना रखी है मैंने। इसमें ऊपर 2 जस्ते के टांके लगे होते हैं, ऊपर आपने देखा होगा काले काले कलर के होते हैं, ब्लैक स्पॉट। 2 पिन लगी होती हैं जो हम होल्डर में लगाते हैं। एक शीशे की, कांच की छड़ होती है इसमें, और वो छड़ के नीचे 2 तांबे के तार होते हैं, और तांबे के तार के नीचे गोल गोल जो घुमा हुआ होता है जस्टे टंगस्टन का तंतु होता है, इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या होता है कि मतलब टंगस्टन का जो तंतु होता है ये आपके तांबे के तार के नीचे लगा हुआ होता है। इस बल्ब में ऐसी क्या चीजें से जलने लगता है, प्रकाश देने लगता है। इस बल्ब को क्या करते हैं हम, निर्वात में रखते हैं, यहाँ वायु नहीं होती। क्या नहीं होती? वायु नहीं होती। इस बल्ब के अंदर हम AR यानी कि आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस N, ये दोनों चीजें भर देते हैं। भरने के बाद जब इसमें करंट फ्लो हम करते हैं तो ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर जाके जलने लगता है, मतलब अपना कार्य प्रारंभ करने लगता है। मतलब ये 1500 डिग्री सेल्सियस से अपना कार्य करना स्टार्ट करता है और 2500 डिग्री सेल्सियस तक अपना कार्य पूरी तरीके से शुरू कर देता है। मतलब 1500 से शुरू कर देगा, मतलब थोड़ा थोड़ा जलना शुरू करेगा, और 2500 डिग्री पे जाकर ये अपना पूरी तरह से तप्त हो जाएगा और ठीक तरीके से जलना प्रारंभ कर देगा। मतलब इसका जो टंगस्टन का जो होता है, फिलामेंट जो होता है आपका, इसका जो गलनांक रहता है, इसका गलनांक अधिकतम 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपने देखा है कि बल्ब जो है आपका फ्यूज हो जाता है 3400 डिग्री सेल्सियस तक पे जाके ये मतलब इसका गलनांक कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो इस बल्ब की जो कार्य विधि आपको लिखनी है, मतलब इसमें आपको ये पता रहे कि जस्ते का टांके कहाँ है, पिन कहाँ है, कांच की छड़ कहाँ है, तांबे के तार कहाँ है, टंगस्टन का तंतु है, और ये कितने डिग्री सेल्सियस पर अपना कार्य प्रारंभ करता है और कितने डिग्री सेल्सियस पर अपना गलनांक खत्म कर देता है। हाँ तो बच्चों ये समझ गए आप, मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक फिलामेंट आपका ओके हो जाएगा। आपका बल्ब जो है आपको तप्त होने का प्रकाश आपको उत्सर्जित करने लगेगा। जब ये 3400 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो ये फिलामेंट का जो तंतु है, जो आपका फिलामेंट है, जो तंतु है टंगस्टन का, ये गल जाएगा। इसका गलनांक है, पॉइंट है। यहाँ जाकर जब ये गल जाएगा तो जो आपके तांबे के तार के दो पोर्शन, इनसे इसका संबंध हो जाएगा खत्म। जब इसका संबंध खत्म तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने हो गए बंद। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने बंद हो जाएंगे तो जो निर्वात में जो आर्गन और नाइट्रोजन गैस जो भर रखी हैं, ये भी कार्य अपना नहीं करेंगे। जब कार्य नहीं करेंगे तो बल्ब जलना अपने आप से स्वतः ही बंद हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट बिंदु और बचा है, वो बिंदु में मैं आपको कराता हूं। देखो ध्यान से देखेंगे, ये दे रखा है विद्युत शक्ति एवं सामर्थ्य। सामर्थ्य, पावर, ये जो आपने क्षमता का कक्षा 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, P = W/T। अब यहाँ जो परिभाषा आप देखेंगे, छोटी सी परिभाषा है, विद्युत ऊर्जा के व्यय, विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, जिसे P = W/T
टी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला है P बराबर W अपॉन टी, और इसको P से कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक रहता है वो रहता है जूल प्रति सेकंड। अब जूल प्रति सेकंड ऐसे है क्योंकि ये कार्य का मात्रक है जूल, और समय है आपका जो टी है उसका मात्रक है आपका सेकंड, समय का मात्रक है आपका सेकंड। यहाँ से आपका ये हो जाता है। अब आपने इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाना है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं W बराबर बी आई टी, तो यहाँ W या बी आई टी लगा दो। P बराबर बी आई टी अपॉन टी, टी से टी आपको कैंसिल हो जाता है, P बराबर आपको बचेगा बी आई। W की जितनी वैल्यू आपने पढ़ी थी W की जो वैल्यू आपने पढ़ी हैं सब इसमें पुट कर देख दो, जहाँ जहाँ B का मान आया जो हमने पहले फॉर्मूले में ऊर्जा में किया है, तो आपका यहाँ से ये फॉर्मूला आगे को अपने बेस को बढ़ाता रहेगा, अपने आप को आगे प्रूव करता रहेगा। बी बराबर हमने आई आर पढ़ा है तो बी बराबर लगा लो आई आर, बी बराबर आई स्क्वायर आर टी पढ़ा है हमने वो लगा लो। ये फॉर्मूला आगे बढ़ता रहेगा, मतलब जिसमें जितनी वैल्यू पुट करोगे वैसा फॉर्मूला वास्तविक जो है आपका वो इतना है। इसका भी एक हम अभी एग्जाम्पल भी करेंगे एक, और एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसका एक करके देखेंगे, बताएंगे अभी आपको कैसे होता है। अब इसी में ही आपका मान लो जो दे रखा है आपका किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, तथा जूल में संबंध, मतलब किलोवाट घंटा और जूल में आपको संबंध बताना है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000 गुणा 1 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड कन्वर्ट कर लिया हमने, जीरो काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 10 की पावर 5 लिख सकते हो आप इसको, गुणा 6 6 जा 36 लिखेंगे आप इसको। अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जब दशमलव को सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर लेके जाओगे तो पावर को ऐड करोगे, जो दशमलव को सीधे हाथ उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लेके जाओगे तो पावर को लेस करोगे। अब दशमलव आप यहाँ कंप्लीट हो जाती है हमारी बात, लेकिन अगर आपको थोड़ा और इम्प्रूव करना है इसके लिए तो इसको इतना ले सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये 1 किलोवाट और जूल में आपका क्या है रिलेशन है, ये है आपकी इतनी बात। अब देखो इसी फॉर्मूले पर आधारित हम एक पढ़ेंगे क्या, न्यूमेरिकल देखेंगे एक, और उसके बाद इस चैप्टर का करेंगे हम समापन। न्यूमेरिकल हमारा ये कहता है, देखो कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से, मतलब वोल्ट क्या दे रखा है आपका विभवांतर, क्या दे रखा है विभवांतर, यानी कि B बराबर 220 वोल्ट के जनित्र से संयुक्त का मतलब है जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर, एम्पियर का मतलब क्या है धारा, I बराबर 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति बताइए। P बराबर आपको ज्ञात करना है। P बराबर आपको जब ज्ञात करना है, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले फॉर्मूला बताया था कि P बराबर W अपॉन टी होता है, W अपॉन टी होता है, और वी नो दैट W बराबर क्या होता है BIT। अब ये W का मान यहां लगा दें आप तो क्या हो जाएगा जी BIT अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाता है, तो P बराबर बचेगा आपका BI। ये फॉर्मूला लगा दो आप, फॉर्मूला लगाओगे वैल्यू में दोनों, ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा दो। B का मान दे रखा है 220 इंटू I का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर। दोनों के आप जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो 220 ये जो दे रखा है ना 0.5, अगर तुम पर कैलकुलेशन करने में कहीं दिक्कत हो तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इसको सिंपल तरीके से लिख लें आप, 1/2 लिख लो ना, 0.5 आधा ही तो है, 2 से इसको काट लो, ये 11 बार कट जाएगा, 0 को काटोगे तो 0 का 0 ही रहेगा,
ये रहेगी आपकी इतनी जूल प्रति सेकंड। ये हुआ फॉर्मूला। अब आप करते क्या है कि फॉर्मूले में भाई वोल्ट दे रखा है, एम्पियर दे रखा है, मास्टर ने तो हमारे ने बताया नहीं ऐसा फॉर्मूला। फॉर्मूले को मेंशन करना पड़ता है, फॉर्मूले को जोड़ना पड़ता है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपको देखना है कि इसमें दे क्या कर रखा है। अब आपको भाई फॉर्मूला तो हमारा पावर का ये है, P बराबर W/20, इसमें काट रहे तो कहीं दे नहीं रखा, तो हाउ कैन सॉल्व करने का तरीका है। हम जानते हैं W बराबर इतना होता है, फॉर्मूला बनाओ इतना, तब होगा ये सॉल्व। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपलोड करूंगा 1 by 1। तब तक के लिए नमस्कार।